आज हम बाबा के गुरुकुल में बिपिन चंद्र द्वारा लिखित आधुनिक भारत का इतिहास के चैप्टर 2 भारत में यूरोपियों का आगमन को पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। अगर आप पहले पार्ट को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ 1757 यानी 1757 के प्लासी युद्ध से माना जा सकता है, जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। इससे पूर्व दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों के साथ अंग्रेजों के टकराव तो पूर्वाभ्यास मात्र थे। इन टकरावों से प्राप्त अनुभव का बंगाल में अच्छी तरह उपयोग किया गया। बंगाल उस समय भारत का सबसे उपजाऊ और धनी प्रांत था। उसके उद्योग धंधे और व्यापार बहुत विकसित थे। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों के लाभदायक व्यापारिक हित जुड़े थे। 1717 में मुगल सम्राट के एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को बहुमूल्य अधिकार मिले हुए थे। इस फरमान के अनुसार कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल से अपने सामान का आयात निर्यात करने की आज़ादी प्राप्त थी और इन मालों की आवाजाही पर पास या दस्तक जारी रखने का उसे अधिकार था। कंपनी के कर्मचारियों को भी निजी व्यापार की छूट थी, हालांकि उनको फरमान की सुरक्षा प्राप्त न थी। उनको वही कर देने पड़ते थे जो भारतीय व्यापारियों को। यह फरमान कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच झगड़े की जड़ बना हुआ था। एक तो इससे बंगाल की सरकार को राजस्व की हानि होती थी, दूसरे कंपनी को दस्तक जारी करने का जो अधिकार मिला था उसका दुरुपयोग कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार पर भी कर न चुकाने के लिए करते थे। मुर्शिद कुली खां से लेकर अलीवर्दी खां तक बंगाल के सभी नवाबों ने 1717 के फरमान की अंग्रेजों की व्याख्या पर आपत्ति की थी। उन्होंने कंपनी को खजाने में एक मुश्त रकम देने के लिए मजबूर कर दिया था और दस्तकों के दुरुपयोग को सख्ती से बंद करा दिया था। इस मामले में कंपनी को भी नवाब का अधिकार मानना पड़ा था, मगर इसके कर्मचारी इस अधिकार से बचने और उसका उल्लंघन करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। स्थिति तब अधिक बिगड़ गई जब 1756 में युवा और जल्द क्रोधित हो जाने वाला सिराजुद्दौला अपने दादा अलीवर्दी खां की जगह पर गद्दी पर बैठा। उसने अंग्रेजों से मांग की कि वह जिन शर्तों पर मुर्शिद कुली खां के जमाने में व्यापार करते थे उन्हीं शर्तों पर अब भी व्यापार करें। अंग्रेजों ने जो दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों को हराकर खुद को ताकतवर महसूस करते थे, इस बात को मानने से इनकार कर दिया। वे अपने मालों पर नवाब को कर चुकाने को तैयार नहीं हुए। उल्टे उन्होंने उन भारतीय माल पर भारी महसूल लगा दिए जो कलकत्ता आते थे। कलकत्ता तब उनके नियंत्रण में था। इस बात पर स्वाभाविक था कि नवाब क्रोधित हो उठता। उसे शंका थी कि कंपनी उसकी शत्रु है और बंगाल की गद्दी की लड़ाई में दुश्मनों यानी शत्रुओं का साथ दे रही है। बात तब हद से आगे बढ़ गई जब नवाब से आज्ञा लिए बगैर कंपनी ने कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी, क्योंकि उसे तब चंद्रनगर में जमे फ्रांसीसियों के साथ युद्ध की आशंका थी। सिराज ने शाही तौर पर इस हरकत को अपनी प्रभुता पर एक चोट समझा। कोई भी स्वतंत्र शासक अपनी धरती पर व्यापारियों की किसी निजी कंपनी को किले खड़ा करने और निजी युद्ध चलाने की छूट भला कैसे दे देता। दूसरे शब्दों में सिराज इस पर तैयार था कि यूरोपीय लोग व्यापारी बनकर ही रहें और मालिक बनने की कोशिश ना करें।
उसने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों को आज्ञा दी कि वह कलकत्ता और चंद्रनगर की अपनी किलेबंदी गिरा दें और एक दूसरे से लड़ने से बाज आएं। फ्रांसीसी कंपनी ने तो इस आज्ञा का पालन किया, पर अंग्रेजी कंपनी ने इसे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि कर्नाटक में मिली विजय ने उसकी महत्वाकांक्षाओं और आत्मविश्वास दोनों को बढ़ा दिया था। वह नवाब की इच्छा के खिलाफ भी बंगाल में जमे रहने और अपनी शर्तों पर व्यापार करने पर अड़ी थी। इस कंपनी ने अपनी सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के अधिकार को स्वीकार किया था। ब्रिटेन में ब्रिटिश सरकार ने उसके व्यापार और उसकी ताकत पर जो अंकुश लगाया था, उसे कंपनी ने भीगी बिल्ली बनकर स्वीकार कर लिया था। 1693 में उसका चार्टर समाप्त हो जाने पर संसद ने पूर्व में व्यापार करने का उसका अधिकार उससे छीन लिया था, और तब कंपनी ने ब्रिटेन के सम्राट, संसद और राजनेताओं को भारी रिश्वत दी थी। केवल 1 वर्ष में उसने 80,000 पाउंड घूस में दिए थे। फिर भी अंग्रेज कंपनी मांग कर रही थी कि बंगाल के नवाब की चाहे जो आज्ञा हो, उसे बंगाल में मुक्त व्यापार करने के पूरे अधिकार मिलने चाहिए। यह नवाब की प्रभुता के लिए सीधे सीधे एक चुनौती थी। कोई भी शासक संभवतः इस बात को स्वीकार न करता। सिराजुद्दौला में इतनी राजबुद्धि थी कि वह अंग्रेज की चालों के दूरगामी प्रभावों को समझ सके। उसने अंग्रेजों से अपने देश के कानून मनवाने का निर्णय किया, जो जल्दबाजी और पर्याप्त तैयारी किए बिना सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार की अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया, फिर कलकत्ता की ओर कूच किया और 20 जून 1756 में फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। अपनी आसानी से मिली इस जीत की खुशी मनाने वह कलकत्ता से वापस आ गया। अपने जहाज़ों में बैठकर भागते अंग्रेजों पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। यह एक गलती थी, क्योंकि उसने दुश्मन की ताकत को कम करके आंका था। अंग्रेज अधिकारियों ने समुद्र के निकट फुल्टा में शरण ली, जिसे उसकी जहाज रानी संबंधी श्रेष्ठता ने सुरक्षित बना दिया था। यहाँ अब वे मद्रास में सहायता मिलने की प्रतीक्षा करने लगे, और इस बीच वे नवाब के दरबार के प्रमुख लोगों के साथ साजिश और गद्दी का ताना बाना बुनते रहे। इसमें प्रमुख थे मीर जाफर, जो मीर बख्शी के पद पर था, मानिक चंद्र, जो कलकत्ता का अधिकारी था, अमी चंद्र, जो एक धनी व्यापारी था, जगत सेठ, जो बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था, और खादिम खान, जिसकी कमान में नवाब की सेना का एक बड़ा भाग था। मद्रास से एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव की कमान में एक बड़ी नौसैनिक और सैनिक सहायता भी आ पहुंची। क्लाइव ने 1757 के आरंभ से दोबारा कलकत्ता को जीत लिया और नवाब को मजबूर करके अंग्रेजों की सारी मांगें मनवा ली। अंग्रेज फिर भी संतुष्ट न हुए। उनका उद्देश्य इससे कहीं बहुत अधिक था। उन्होंने सिराजुद्दौला की जगह किसी पिट्ठू को बिठाने का फैसला किया। बंगाल की गद्दी पर युवा नवाब की जगह मीर जाफर को बिठाने की जो साजिश नवाब के दुश्मनों ने रची थी, उसमें शामिल होने के बाद अंग्रेजों ने नवाब के सामने ऐसी मांगें रखी जिन्हें पूरा करना असंभव था। दोनों पक्षों को लग गया कि उन्हें जल्द ही एक निर्णायक युद्ध लड़ना होगा। 23 जून 1757 यानी 1757 को मुर्शिदाबाद से 20 मील दूर प्लासी के मैदान में उनकी सेनाएं आमने सामने हुई। प्लासी का यह निर्णायक युद्ध केवल कहने को युद्ध था। अंग्रेज पक्ष के केवल 29 लोग मारे गए, जबकि नवाब के लगभग 500 सैनिक मारे गए।
मीर जाफर और राय दुर्लभ जैसे गद्दारों की कमान में नवाब की काफ़ी सेना लड़ाई में उतरी ही नहीं। नवाब के सैनिकों का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही मीर मादन और मोहनलाल की अगुवाई में बहादुरी और जोश से लड़ता रहा। नवाब को मजबूर होकर भागना पड़ा, मगर वह पकड़ा गया और मीर जाफर के बेटे मीरन के हाथों मारा गया। बंगाल के कवि नवीन चंद्र सेन के अनुसार प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया और फिर उससे अपना इनाम मांगने लगे। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार का निर्विवादित अधिकार मिल गया। उसे कलकत्ता के पास 24 परागना की जमींदारी भी मिली। कलकत्ता पर हमले के हर्जाने के रूप में मीर जाफर ने कंपनी और नगर के व्यापारियों को 1,70,00,000 रुपए दिए। साथ ही कंपनी के अधिकारियों को उपहारों अर्थात रिश्वत के रूप में बड़ी रकमें दी गई। उदाहरण के लिए क्लाइव को 20 लाख और वाइस को 10 लाख रुपए से अधिक की रकमें मिली। क्लाइव ने बाद में अनुमान लगाया कि पिट्ठू नवाब से कंपनी और उसके नौकरों को 3 करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। इसके अलावा यह भी मान लिया गया कि ब्रिटिश व्यापारियों और अधिकारियों को अपने निजी व्यापार पर कोई कर नहीं देना होगा। प्लासी के युद्ध का असीम ऐतिहासिक महत्व रहा। इसने बंगाल तथा अंततः पूरे भारत पर अंग्रेजों के अधिकार का रास्ता खोल दिया। इसने अंग्रेजों की प्रतिष्ठा बढ़ाई और एक ही बार में अंग्रेजों को भारतीय साम्राज्य के प्रमुख दावेदारों की कतार में ला खड़ा किया। बंगाल से प्राप्त भारी राजस्व के सहारे उन्होंने एक शक्तिशाली सेना खड़ी की और इसी से उन्होंने शेष भारत की विजय का खर्च उठाया। बंगाल पर उनके नियंत्रण की अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की लड़ाई में निर्णायक भूमिका रही। अंतिम बात यह है कि प्लासी की विजय ने कंपनी और उसके नौकरों को इस योग्य बनाया कि वे बंगाल की असहाय जनता को लूटकर बेपनाह दौलत जमा कर सके। जैसा कि ब्रिटिश इतिहासकार एडवर्ड थॉम्पसन और जीटी गारेट ने लिखा है, किसी क्रांति का आयोजन करना दुनिया का सबसे लाभदायी खेल समझा गया है। अंग्रेजों के मन में सोने का ऐसा लालच भर गया जो कोर्तस और पिंजरों के काल के स्पेनिश वासियों के बाद कभी देखने को नहीं मिला था। अब खास तौर पर बंगाल को तब तक चैन नहीं मिलने वाला था जब तक उसके खून की एक एक बूंद ना निचोड़ ली जाए। हालांकि मीर जाफर ने कंपनी की सहायता से गद्दी पाई थी, मगर जल्द ही वह इस सौदे पर पछताने लगा। कंपनी के अधिकारियों की उपहार और रिश्वत संबंधी मांगों ने जल्द ही उसका खजाना खाली कर दिया और इस बारे में पहल खुद क्लाइव ने की। जैसा कि कर्नल मालसन ने लिखा है, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य था, जितना लूट सको लूटो। मीर जाफर सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। खुद कंपनी के लालच का कोई मुकाबला न था। कंपनी के डायरेक्टरों ने यह मानकर कि उसके हाथ कामधेनु गाय लग गई है और उनके अनुसार बंगाल की दौलत कभी खत्म ना होगी, यह आज्ञा जारी की कि बंबई मद्रास प्रेसिडेंसी का भी खर्च बंगाल उठाए। उन्होंने यह भी तय किया कि बंगाल अपने राजस्व से कंपनी के भारत से होने वाले पूरे निर्यात का माल खरीदे। कंपनी अब भारत के साथ व्यापार ही नहीं कर रही थी, बल्कि बंगाल के नवाब पर अपने नियंत्रण का
फायदा उठाकर प्रांत की दौलत भी लूट रही थी। मीर जाफर को जल्द ही पता चल गया कि कंपनी और उसके अधिकारियों की सारी मांगें पूरी करना असंभव है। अब ये अधिकारी भी अपनी आशाएं पूरी न कर पाने के कारण नवाब की आलोचना करने लगे थे। इसलिए उन्होंने अक्टूबर 1760 में मीर जाफर को मजबूर किया कि वह अपने दामाद मीर कासिम के हक में गद्दी छोड़ दे। मीर कासिम ने अपने आकाओं की कृपा के बदले कंपनी को बर्दबान, मिदनापुर, चटगांव जिलों की जमींदारी सौंप दी और बड़े अंग्रेज अधिकारियों को अच्छे अच्छे उपहार दिए, जिनकी कुल कीमत 29 लाख रुपए थी। फिर भी मीर कासिम अंग्रेजों की इच्छाएं पूरी ना कर सका और जल्द ही वह बंगाल में उसकी स्थिति और चालों के लिए खतरा बन गया। वह एक योग्य, कुशल और शक्तिशाली शासक था और खुद को विदेशी नियंत्रण से मुक्त कराने पर अड़ा हुआ था। उसने महसूस किया कि अपनी आज़ादी बनाए रखने के लिए एक भरा हुआ खजाना और एक कुशल सेना की आवश्यकता थी। इसलिए उसने सार्वजनिक अव्यवस्था को संभालने, राजस्व प्रशासन से भ्रष्टाचार मिटाकर अपनी आय बढ़ाने और यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक और अनुशासित सेना खड़ी करने की कोशिश की। यह सब अंग्रेजों को पसंद न था। उन्हें सबसे ज़्यादा नापसंद यह बात थी कि नवाब 1717 के फरमान का कंपनी के नौकरों द्वारा दुरुपयोग रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि इन नौकरों की मांग थी कि उनका माल चाहे निर्यात के लिए हो या यहीं उपयोग के लिए, उस पर कोई चुंगी न लगाई जाए। इससे हानि भारतीय व्यापारियों को होती थी, क्योंकि उन्हें वे कर भी देने पड़ते थे जिनसे विदेशी पूरी तरह मुक्त थे। इसके अलावा कंपनी के नौकर गैर कानूनी ढंग से अपने भारतीय व्यापारी मित्रों को दस्तके यानी पास बेच देते थे और इस तरह ये भारतीय अंदर के करों के भुगतान से बच जाते थे। इन दुरुपयोगों के कारण ईमानदार भारतीय व्यापारी ईमानदारी से भरी प्रतियोगिता में बर्बाद होने लगे और नवाब के हाथ से राजस्व का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत जाता रहा। साथ ही कंपनी और उसके नौकर भारतीय अधिकारियों और जमींदारों को उपहार और घूस देने के लिए बाध्य करते थे। वे भारतीय दस्तकारों, किसानों और व्यापारियों को अपना माल अंग्रेजों को सस्ता बेचने और अंग्रेजों का माल महंगा खरीदने पर मजबूर करते थे। जो लोग ऐसा ना करते उन्हें अक्सर कोड़े मारे जाते या जेल भेज दिया जाता। एक ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पेयर ने इस काल को खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग बताया है। वास्तव में अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध बंगाल धीरे धीरे नष्ट हो गया। मीर कासिम को लगा कि अगर ये बदमाशियां जारी रही तो वह कभी बंगाल को शक्तिशाली नहीं बना सकेगा और ना ही खुद को कंपनी के चंगुल से मुक्त करा सकेगा। इसलिए उसने एक बड़ा कदम उठाया और आंतरिक व्यापार पर सभी महसूल खत्म कर दिए। इस तरह उसने अपनी प्रजा को वह छूटें दे दी, मगर विदेशी व्यापारी अपने और भारतीय व्यापारियों के बीच समानता को हरगिज बर्दाश्त करने को तैयार न थे। उन्होंने भारतीय व्यापारियों पर दोबारा महसूल लगाए जाने की मांग की। एक और लड़ाई अब सामने नजर आ रही थी। सच्चाई यह थी कि अब बंगाल के दो स्वामी नहीं हो सकते थे। मीर कासिम तो यह समझ सकता था कि वह एक स्वतंत्र शासक है, मगर अंग्रेज चाहते थे कि वह अब उनके हाथों की कठपुतली बना रहे, क्योंकि उन्होंने ही उसे गद्दी पर बिठाया था। अनेक लड़ाइयों के बाद मीर कासिम को 1763 में हटा दिया गया। तब वह अवध भाग गया
जहां उसने अवध के नवाब सिराजुद्दौला और भगोड़े मुगल बादशाह आलम तृतीय के साथ एक समझौता किया। कंपनी की सेना के साथ इन तीनों सहयोगियों की मुठभेड़ 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में हुई, जिसमें ये तीनों हार गए। यह भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक युद्धों में से एक था, क्योंकि इसने दो बड़ी भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना पर अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता सिद्ध की थी। इस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का निर्विवादित शासक बना दिया और अवध भी उनकी दया का मोहताज हो गया। इस बीच 1765 में क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर लौट आया था। उसने बंगाल में फत्ता पाने और शासन के सारे अधिकार नवाब से छीनकर कंपनी को दिलाने का फैसला किया। 1763 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया और कंपनी तथा उसके अधिकारियों के लिए बड़ी बड़ी रकमें ली थी। मीर जाफर के मरने पर उन्होंने उसके दूसरे बेटे निजामुद्दौला को गद्दी पर बिठाया और बदले में उससे 20 फरवरी 1765 को एक नई संधि पर दस्तखत करा लिया। इस संधि के अनुसार नवाब को अपनी अधिकांश सेना भंग कर देनी थी और बंगाल का शासन एक नायब सूबेदार के सहारे चलाना था। नायब सूबेदार की नियुक्ति कंपनी करती और जिसे कंपनी की स्वीकृति के बिना नहीं हटाया जा सकता था। इस कंपनी ने बंगाल के प्रशासन यानी निजामत पर पूरा अधिकार जमा लिया। कंपनी की बंगाल काउंसिल के सदस्यों ने एक बार फिर एक नायब से लगभग 15 लाख रुपए झटक लिए। शाह आलम तृतीय अभी भी साम्राज्य का नाम मात्र का प्रमुख था। उससे कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इस तरह बंगाल के ऊपर उसके नियंत्रण को कानूनी मान्यता मिल गई। इस नियंत्रण से सबसे समृद्ध भारतीय प्रांत का पूरा राजस्व उसके हाथों में आ गया। बदले में कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए दिए और उसे कौरा और इलाहाबाद जिले भी जीत कर दे दिए। सम्राट 6 वर्षों तक इलाहाबाद के किले में अंग्रेजों का कैदी बनकर रहा। अवध के नवाब सिराजुद्दौला को भी लड़ाई के हर्जाने के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपए देने पड़े। इसके अलावा दोनों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसके अनुसार अगर नवाब पर बाहरी हमला होता तो कंपनी उसकी सहायता करती, पर शर्त यह थी कि नवाब को अपनी सहायता के लिए भेजी गई सेना के बदले में कंपनी को धन देना पड़ता। इस समझौते के द्वारा अवध का नवाब भी कंपनी का आश्रित बनकर रह गया। अब हम बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था को पढ़ेंगे। 1765 ईस्वी से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की वास्तविक स्वामी अवश्य हो गई। कंपनी की सेना का बंगाल पर एक छत्र नियंत्रण स्थापित हो गया और राजनीति की संपूर्ण शक्ति इसके हाथों में आ गई। अपनी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए नवाब कंपनी पर पूरी तरह आश्रित हो गया। दीवान के रूप में कंपनी सीधे ही राजस्व वसूल करने लगी। कंपनी को अपना उप सूबेदार नामांकित करने का अधिकार मिल गया। इस तरह कंपनी का निजामत अथवा पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। इतिहास में इस व्यवस्था को दोहरी या दैध सरकार कहा जाता है। यह व्यवस्था अंग्रेजों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुई। इस प्रकार कंपनी का सत्ता पर पूरा अधिकार हो गया, जबकि उनके ऊपर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं थी। प्रशासन का दायित्व नवाब और उसके पदाधिकारी पर था। हालांकि इनका निर्वाह करने की
शक्ति उनके पास नहीं रही। अब शासन की विफलताओं के लिए भारतीयों पर दोषारोपण किया जा सकता था, जबकि इससे प्राप्त लाभों का उपयोग कंपनी करती थी। बंगाल की जनता के लिए यह बहुत क्लेशपूर्ण और घातक परिस्थिति थी, क्योंकि उनके हितों की रक्षा न तो कंपनी ही करती थी, न नवाब। कंपनी के अधिकारी बंगाल की जनता पर मनचाहे अत्याचार कर रहे थे और ये अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। क्लाइव के शब्दों में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि स्वेच्छाचारी शासन, भ्रांति, घूसखोरी, भ्रष्टाचार और जबरन धन घसोटने का ऐसा दृश्य बंगाल के अलावा किसी भी अन्य राज्य में कभी देखा सुना नहीं गया। इतनी अन्यायपूर्ण लूट खसोट से कंपनी बेशुमार संपत्ति बटोरने में जुटी हुई थी। जब से मीर जाफर ने दोबारा सूबेदारी संभाली थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों प्रांतों से 30 लाख स्टर्लिंग पाउंड की राजस्व वसूली का काम सीधे कंपनी के अधिकारियों की मुट्ठी में आ गया था। कंपनी के अधिकारी नवाब से लेकर सत्ता से जुड़े छोटे छोटे जमींदारों तक प्रत्येक व्यक्ति पर शुल्क थोप देते थे और उसे जबरदस्ती वसूल करते थे। कंपनी के पदाधिकारी अपनी ओर से बंगाल की संपदा को दोनों हाथों से बटोर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल कंगाली की कगार पर आ पहुंचा। कंपनी ने भारतीय माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन भेजना बंद कर दिया। इसके स्थान पर वे बंगाल से प्राप्त राजस्व से ही भारतीय माल खरीदते और इसे विदेशों में बेचते। इस धन को कंपनी की लागत, पूंजी समझा जाता था और इसे कंपनी के लाभ के रूप में स्वीकार किया जाता था। सबसे बढ़कर बात यह थी कि मुनाफे के इस धन में से ब्रिटिश सरकार भी अपना हिस्सा चाहती थी। 1767 यानी 1767 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को 4 लाख पाउंड का भुगतान करने का आदेश दिया। 1766 से 1767 और 1768 में बंगाल से लगभग 57 लाख पाउंड की धन निकासी हुई। इस दोहरे शासन का दुष्परिणाम यह हुआ कि बंगाल से धन निकासी के फलस्वरूप यह प्रांत दरिद्र हो गया और इसकी दशा जर्जर हो गई। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा। यह अकाल मानव जाति के इतिहास में पड़े भयंकर अकालों में से एक सिद्ध हुआ। लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई और बंगाल की 1/3 जनसंख्या को इस विध्वंस के भीषण परिणाम भुगतने पड़े। हालांकि यह अकाल वर्षा के अभाव के कारण पड़ा था, पर इसका विनाशकारी प्रभाव कंपनी की नीतियों के फलस्वरूप बहुत बढ़ गया। अब हम वारेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस के युद्ध को पढ़ेंगे। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1772 से 1785 तक था, वहीं कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 तक था। तो शुरू करते हैं। 1772 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की एक प्रमुख शक्ति बन चुकी थी और अब आगे विजय से पहले इसके इंग्लैंड में बैठे डायरेक्टर और भारत में इसके अधिकारी बंगाल में अपनी स्थिति को मजबूत बना लेना चाहते थे। फिर भी भारतीय राजाओं के आपसी मामलों में दखल देने की उनकी आदत और इलाके तथा धन के उनके लालच ने जल्द ही उनको अनेक युद्धों में उलझा दिया। 1766 में उन्होंने मैसूर के हैदर अली पर हमले में हैदराबाद के निजाम का साथ दिया, पर हैदर अली ने मद्रास काउंसिल को अपनी शर्तों पर शांति की संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर 1775 में अंग्रेजों का मराठों से टकराव हुआ। तब मराठाओं में शासन के लिए एक कड़ा संघर्ष चल रहा था, जिसमें बालक पेशवा माधवराव द्वितीय के समर्थक नाना फडणवीस के नेतृत्व में एक ओर थे और रघुनाथ राव के समर्थक दूसरी ओर थे।
बंबई के ब्रिटिश अधिकारियों ने रघुनाथ राव की ओर से हस्तक्षेप का निश्चय किया। उन्हें आशा थी कि उनके देशवासियों ने बंगाल और मद्रास में जो कुछ कर दिखाया था वैसा ही कुछ काम वे कर सकेंगे और नतीजतन उनको धन लाभ होगा। इस कारण वे मराठों के साथ एक लंबी लड़ाई में उलझ गए जो 1775 से 1782 तक चली। यह भारत में ब्रिटिश शक्ति के लिए बहुत अशुभ घड़ी थी। सभी मराठा सरदार, पेशवा और उसके प्रधानमंत्री नाना फडणवीस की ओर से एक हो गए। दक्षिण भारत के शासक अपने बीच अंग्रेजों की उपस्थिति से बहुत दिनों से चिढ़े हुए थे और इस घड़ी का फायदा उठाकर हैदर अली और निजाम ने कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस तरह अब अंग्रेजों को मराठों, मैसूर और हैदराबाद के शक्तिशाली गठजोड़ का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा 1776 में अमेरिका की जनता ने विद्रोह कर दिया। इस लड़ाई में अंग्रेजों की लगातार हार हो रही थी। फ्रांसीसी अपने पुराने प्रतिद्वंदी की इन कठिनाइयों का फायदा उठाना चाहते थे और उसका भी मुकाबला अंग्रेजों को करना पड़ रहा था। पर भारत में इस समय अंग्रेजों का नेतृत्व जोशीला और अनुभवी गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग कर रहा था। उसने पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ अपने कदम उठाए। युद्ध में जीत किसी पक्ष की नहीं हुई और युद्ध थम सा गया। 1782 की सलबई की संधि के साथ शांति स्थापित हुई। इस संधि के अनुसार स्थिति को यथावत बनाए रखना था। इससे अंग्रेज भारतीय शासकों को मिली जुली शक्ति का सामना करने से बच गए। इस युद्ध में, जिसे प्रथम ओंगोल युद्ध कहा जाता है, किसी की जीत नहीं हुई, मगर इससे अंग्रेज 20 वर्षों के लिए मराठों की ओर से निश्चित हो गए, जो तब भारत की सबसे बड़ी शक्ति थे। इस समय का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने बंगाल प्रेसिडेंसी में अपनी स्थिति को मजबूत बनाया, जबकि मराठे आपसी झगड़े में अपनी शक्ति बर्बाद करते रहे। इसके अलावा सलबई की संधि के कारण अंग्रेज मैसूर पर दबाव डालने में सफल रहे, क्योंकि मराठों ने उनसे वादा किया कि हैदर अली से अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने में वे अंग्रेजों की सहायता करेंगे। अंग्रेज फिर एक बार भारतीय शासकों में फूट डालने में सफल रहे। इस बीच 1780 में हैदर अली से एक बार फिर युद्ध आरंभ हो गया। अपने पुराने कारनामे दोहराते हुए हैदर अली ने कर्नाटक में अंग्रेज सेनाओं को बार बार हराया और उन्हें बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण करने पर बाध्य कर दिया। जल्द ही लगभग पूरा कर्नाटक उसके कब्जे में आ गया, पर अंग्रेजों की शक्ति और कूटनीति ने एक बार फिर उन्हें बचा लिया। वारेन हेस्टिंग ने निजाम को गुंटूर का जिला देकर तोड़ लिया और उसे ब्रिटिश विरोधी गठजोड़ से अलग करा दिया। 1781 से 82 में उसने मराठों से शांति समझौता कर लिया और इस तरह उसकी सेना का एक बड़ा भाग मैसूर के साथ युद्ध से मुक्त हो गया। जुलाई 1781 में आयरकूट की कमान में ब्रिटिश सेना ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराकर मद्रास से को बचा लिया। दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। चूंकि दोनों में से कोई भी पक्ष दूसरे को हराने की स्थिति में न था, इसलिए उन्होंने मार्च 1784 में शांति संधि कर ली और एक दूसरे को जीते हुए सारे इलाके लौटा दिए। इस तरह यह तो सिद्ध हो गया कि अंग्रेज अभी इतने कमजोर हैं कि मराठों या मैसूर को नहीं हरा सकते, पर भारत में अपने बल बूते पर खड़े होने की योग्यता उन्होंने निश्चित ही दिखा दी थी। मैसूर के साथ अंग्रेजों का तीसरा टकराव उसके लिए अधिक लाभप्रद सिद्ध हुआ। 1784 की संधि ने
टीपू और अंग्रेजों के झगड़े की जड़ को समाप्त नहीं किया था, बल्कि युद्ध को केवल टाल भर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी टीपू के जानी दुश्मन थे। वह उसे दक्षिण में अपना सबसे शक्तिशाली शत्रु समझते थे, जो दक्षिण भारत की जीत में उसके लिए प्रमुख बाधक बना हुआ था। टीपू भी अंग्रेजों से सख्त नफरत करता था और अपनी स्वाधीनता के लिए सबसे बड़ा खतरा समझकर उन्हें भारत से बाहर खदेड़ने पर अड़ा हुआ था। दोनों के बीच 1789 में फिर युद्ध भड़क उठा और अंततः 1792 में टीपू की हार हुई। श्रीरंगपट्टम में हुई संधि के अनुसार टीपू ने अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उसके सहयोगियों को दे दिया और साथ ही 330 लाख रुपए हर्जाने भी दिए। तो यहाँ पर आपका ये पार्ट समाप्त हुआ। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।